हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोना और आप लोग आज पढ़ने वाले हैं फैशन स्टडीज़ क्लास 12th का चैप्टर 3, राइट, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फैशन। अब पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इस वाले चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कंटेंट। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके 5 टॉपिक हैं। फर्स्ट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग फ़ैशन। पहले हम लोग ये समझेंगे कि फ़ैशन होता क्या है, फ़ैशन का मीनिंग क्या होता है, फ़ैशन से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, फ़ैशन के प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, और कई तरह के स्टैंडर्ड्स हम फ़ैशन में इसमें पढ़ेंगे पहले टॉपिक में। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेंस वेयर। अब हम लोग देखते हैं कि वुमेंस के अलग कैटेगरी के कपड़े होते हैं, मेन के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टॉपिक जो है आपका, वो सेकंड टॉपिक में तो आपको ये पढ़ाऊंगी कि मेंस वेयर कैसे कैसे होते हैं। देन थर्ड टॉपिक में वुमेंस वेयर एंड फोर्थ टॉपिक में चिल्ड्रंस वेयर। फिफ्थ टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिम्स। अब ट्रिम्स क्या होती हैं वो हम आपको फिफ्थ टॉपिक में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग फैशन। 1.1 टॉपिक है आपका डेफिनेशन एंड ओवरव्यू। तो फैशन क्या है? फैशन इज़ एन एवर चेंजिंग, वाइटल एंड इन्फ्लुएंशियल फोर्स दैट इम्पैक्ट्स आवर एवरीडे लाइफ। फैशन सिर्फ कपड़ों का तो होता नहीं है, फैशन हर उस चीज़ में होता है जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अपने आसपास। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हम ह्यूमंस की कैसी टेंडेंसी होती है, कोई भी नई चीज़ आती है हम पुरानी भूल जाते हैं, राइट। जैसे एप्पल 12 आया, 13 आया, कोई सा भी आया नया आएगा तो पुराना वाला पुराना हो जाएगा, राइट। फैशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि जैसे अगर कोई नई चीज़ आती है तो पुराने वाली हम भूल जाते हैं और उसको हम चेंज कर देते हैं। तो फैशन इज़ एवर चेंजिंग। ओके, इन्फ्लुएंशियल कैसे भाई, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, कोई भी स्टार आया, कोई भी हमारा सेलिब्रिटी आया, कोई भी बंदा हमें जो पसंद होता है, जो कि सेलिब्रिटी होता है या फिर बहुत फेमस होता है, वो अगर किसी भी चीज़ का स्पॉन्सर कर दे कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ का एडवर्टीज़मेंट कर दे, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और फिर हम उसी चीज़ को जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं उसे अपनी डेली लाइफ में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बोला है तो वो फैशन हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकती हूँ मैं? रणवीर सिंह का एग्जाम्पल ले लो आप। वो कुछ भी पहनता है तो वो फैशन हो जाता है। करण जौहर कुछ भी पहनता है तो वो फैशन हो जाता है। अगर ये लोग भिखारी वाले कपड़े भी पहन के आ गए ना, तो वो भी एक फ़ैशन ही हो जाएगा। अब फैशन को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं? देखो, फैशन क्या होता है? फैशन आपकी जो सोसाइटी होती है, मतलब जो हमारा रहन सहन, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी सराउंडिंग होती है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओके, और हमारी सोसाइटी की क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है? जैसे हमारे कस्टम्स हो गए, ओके, हमारा पॉलिटिकल स्टेटस को दर्शाता है, हमारी कंट्री की, हमारी सोसाइटी की इकनॉमी को दर्शाता है, हमारे कल्चर को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिंदू है तो हिंदू साड़ीज़ पहनते हैं, तो साड़ीज़ में इतनी सारी कैटेगरीज़ होती हैं, वो इतने सारे फैशन में आता है, तो वो हमारा कल्चर है। अगर मुस्लिम है तो वो शरारा पहनते हैं और बुर्खा पहनते हैं, राइट। वो उनकी फ़ैशन है। और अगर पंजाबीज़ की बात करी जाए, सिख्स की बात करी जाए, सिख जो होते हैं वो सूट पहनते हैं, उनकी इतनी सारी कैटेगरीज़ होती हैं सूट में, पटियाला सूट, ये सूट, वो सूट। तो वो उनकी क्या हो गई, उनका वो कल्चर हो गया, वो उनका कल्चरल फैशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फैशन हमारी बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब वेबस्टर, ठीक है, वेबस्टर ने फ़ैशन को कैसे डिफ़ाइन किया था? उन्होंने एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी थी, जो कि हमें छोटी सी स्टेटमेंट को याद करना है। वो छोटी स्टेटमेंट क्या है कि फ़ैशन कैसे डिफ़ाइन हो सकता है? प्रिवेलिंग कस्टम, कॉमा यूसेज और स्टाइल। फैशन क्या है? जो कि हमारा प्रिवेल करता हुआ, फैलता हुआ, स्प्रेड होता हुआ एक कस्टम है, या फिर वो चीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं, यूसेज में है, या फिर वो चीज़ जो हम स्टाइल के तौर पर ड्रेप करते हैं। ओके, वेबस्टर ने इसको छोटी सी एक स्टेटमेंट में निपटा दिया, फैशन की डेफिनेशन को। इसको याद कर लेना, हो सकता है ये आपका फिल इन द ब्लैंक आ जाए, कस्टम, यूसेज, स्टाइल में से कोई एक ब्लैंक में दे दें, या फिर हो सकता है 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए, तो इसको याद कर लेना। देन उसके बाद हम बात करते हैं फैशन कैपिटल्स की। तो अगर हम बात करें पास्ट टाइम की, अगर हम थोड़े से पहले वाले टाइम में पहुंच जाएं, तो बहुत सारी सिटीज़ होती थी, कुछ सिटीज़ होती थी जो कि फ़ैशन कैपिटल्स कहलाई जाती थी अपने अपने टाइम में।
जैसे फॉर एग्जांपल मिलान, रोम, वेनिस, लंदन, पेरिस एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी सिटीज़ और होती थी जो कि फ़ैशन कैपिटल कहलाई जाती थी। बट इनमें से एक, जैसे कि लंदन हो गया, तो लंदन क्या था? लंदन एक ऐसी प्लेस थी, मतलब एक ऐसी सिटी थी जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल फैशन सेंटर मानी जाती है आज तक की इस पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब वो उसका पूरा ऑरा फैला हुआ था लंदन का, जब उसमें फ़ैशन ही फ़ैशन की चीज़ें इतनी सारी फेमस हो रही थी, तब वो लंदन एक बहुत ही पावरफुल फ़ैशन सेंटर बन चुकी थी। और आज तक लंदन, अब तो इतना नहीं है, पर आज तक, अभी तक के टाइम में लंदन सबसे बेस्ट माना गया है। अब मैं आप लोगों को ये तो बता रही हूँ कि फ़ैशन कैपिटल ये सिटी बनी थी और लंदन सबसे बड़ी फ़ैशन कैपिटल मानी गई है। बट फ़ैशन कैपिटल होती क्या है, राइट? तो फ़ैशन कैपिटल एक ऐसी सिटी होती है, ठीक है? अलग अलग फ़ैशन कैपिटल्स होती हैं। फ़ैशन कैपिटल वो सिटी बनती है जिसमें कि पोटेंशियल होता है, जो कि काबिल होती है एक ऐसा सेंटर बनने की, जहाँ पे कि ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि फ़ैशन का प्रोडक्शन, रिटेलिंग, फ़ैशन इवेंट्स हेल्ड हों जहाँ पे, ठीक है, फ़ैशन इवेंट्स आ सकें, वहाँ पे कर सकें लोग, फ़ैशन ट्रेड फेयर्स वगैरह यहाँ पे हो सकें। ये सारी मेजर एक्टिविटीज़ को अपने सिटी में प्रोग्राम करवाना और प्रोड्यूस करवाना, ये जो सिटी कर पाती है उसे हम फ़ैशन कैपिटल बना देते हैं। तो आज तक की सबसे बेस्ट, द बिग 4 फ़ैशन कैपिटल्स कौन कौन सी है इस पूरी दुनिया में? लंदन, सबसे पहले लंदन, देन मिलान, देन न्यूयॉर्क, देन पेरिस। ओके, तो लंदन, मिलान, न्यूयॉर्क, पेरिस, ये आपकी 4 क्या हैं? बिग 4 फ़ैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब अगर मैं बात करूँ फ़ैशन कैपिटल की, तो बात हो गई। अब अगर मैं बात करूँ फ़ैशन प्रोड्यूसर्स की, तो फ़ैशन प्रोड्यूसर्स जो फ़ैशन को प्रोड्यूस करते हैं वो किन 3 कैटेगरीज़ में पाए गए हैं? पहला तो हो गया आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मैं अभी पढ़ाऊँगी नहीं नेक्स्ट टॉपिक में कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका रेडी टू वेयर डिज़ाइनर लेबल्स, जो कि हम लोग ब्रांडेड टी शर्ट वगैरह पहनते हैं ना, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड टी शर्ट्स, जैसे गुची, अरमानी, और क्या क्या हो गया आपका, प्राडा, और कैल्विन क्लेन हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हो जाते हैं। अरे एप्पल ले लो, और एप्पल ले लो, वन प्लस ले लो, ये भी तो अब ब्रांड्स में ही आ गए हैं। सो जैसे कि आपका जो भी रेडी टू वेयर, सॉरी एप्पल वो तो उसमें होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, एप्पल वगैरह तो फ़ोन में आता है। यहाँ पे हम रेडी टू वेयर डिज़ाइनर लेबल्स की बात कर रहे हैं, ब्रांड्स की नहीं। सो जो भी आपका डिज़ाइनर लेबल्स हो गए, जैसे कि मैंने कैल्विन क्लेन, गुची, अरमानी, और क्या क्या बताया था आपको, आपका मनीष मल्होत्रा भी एक डिज़ाइनर लेबल है। तो ऐसे जो ब्रांडेड कपड़े जो आप पहनते हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली कपड़ों की बात हो रही है, सॉरी मैंने बीच में एप्पल वगैरह ऐड कर दिया, माफ़ कर देना ठीक है। सो जहाँ पे आपका डिज़ाइनर लेबल की बात आती है, वो एक प्रोड्यूसर हो गया। थर्ड हो गया आपका मास प्रोड्यूस रेडी टू वेयर इंडस्ट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में सदर बाज़ार लगती है और सरोजनी नगर मार्केट लगती है, और आपको जहाँ पे भी रहते हो आप लोग, ठीक है, वहाँ पे आसपास बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स होती होंगी, या फिर जहाँ से आप लोग कपड़े ख़रीद के लाते होगे, यूजुअली जो घर में पहनते हो वो बड़ी बड़ी मार्केट होती होगी, यहाँ पे आपको रेडी टू वेयर गारमेंट मिल जाते हैं। सो दैट इज़ योर मास प्रोड्यूस रेडी टू वेयर इंडस्ट्री, ठीक है। वैसी इंडस्ट्रीज़ क्या बनाती हैं? मास मार्केट के लिए प्रोड्यूस करती हैं। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज। सो अब हम आगे चलते हैं हमारे पहले टॉपिक के दूसरे पड़ाव पे, दैट इज़ योर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका? हॉर्टिकल्चर मीन्स हाई फैशन। हाई फैशन मतलब आप ये मान लो कि कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव क्लोथिंग, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस जो कि डिज़ाइनर क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड योर हॉर्टिकल्चर। अब जो ये हॉर्टिकल्चर को हाई फैशन बिल्ड करते हैं जो डिज़ाइनर्स, उन्हें हम कॉचरर्स कहते हैं। अब ये जो कॉचरर्स होते हैं, ये हॉर्टिकल्चर क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं? पहली चीज़ तो ये कि कॉचरर्स जो होते हैं वो ये किस लिए बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं? बनाते सिर्फ एक के लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई भी डिज़ाइनर ले लो, जैसे कि मनीष मल्होत्रा हो गया, उसकी एक डिज़ाइन है, ठीक है, उसने एक डिज़ाइन बनाई, उसने एक पीस बनाया डिज़ाइन का, एंड दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल। ओके, सो वो जो है उसने एक हॉर्टिकल्चर को बिल्ट किया। उसका लहंगा इतना महंगा क्यों है?
कि हमारी जेबों से ऊपर क्यों है उसका लहंगा, क्योंकि वो एक कॉचरर है। ओके, सो उसने एक क्लाइंट के लिए, एक बंदे के लिए एक लहंगा बनाया और उसमें अपनी पूरी की पूरी उसमें इन्वेस्टमेंट करी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस उसमें कपड़ा जो लगा बहुत एक्सपेंसिव था, जो उसमें लेबर लगी वो बहुत स्किल्ड लेबर थी, जो उसमें एम्ब्रॉयडरीज़ का काम हुआ या फिर जो भी उसमें काम हुआ वो बहुत हाई लेवल इन्वेस्टमेंट, हाई लेवल कॉस्ट का चीज़ें मटेरियल उसमें लगी। दैट इज़ वाई वो एक को बनाने के लिए उसमें बहुत पैसे खर्च हुए और वो बहुत हाईली कॉस्टली था। दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड हाई फैशन, मीन्स हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक फ्रेंच वर्ड है। ओके, आई होप मैंने मेस ना किया हो इसे। सिंपल वर्ड्स में हॉर्टिकल्चर क्या है, हाई फैशन है। हाई फैशन किसने बनाया है, कॉचरर ने। कॉचरर कौन होते हैं, जो कि हाई फैशन को डिज़ाइन करते हैं, को डिज़ाइनर्स को ही कॉचरर कहते हैं। और ये जो हाई फैशन होता है इसे हम हाई फैशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यूनिक और एक्सक्लूसिव क्रिएशन लगी होती है। और इसकी ख़ास बात क्या होती है हॉर्टिकल्चर की, वो ये होती है कि ये सिर्फ एक क्लाइंट के लिए बनाया जाता है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। आई होप दैट्स फाइन, राइट। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के तीसरे पड़ाव पे, दैट इज़ 1.3 हाई फैशन रेडी टू वेयर। हाई फैशन रेडी टू वेयर में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिटे पॉटर की। ओके, अब आप लोग कहोगे यार अभी ये हॉर्टिकल्चर इसे याद करने में आधा साल गुजर जाएगा, अभी ये प्रिटे पॉटर इस वर्ड को याद करने में आधा साल गुजर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 बार तुम लोग रिवाइज़ करोगे, 2-3 बार बोलोगे, कुछ ना कहीं उस वर्ड को यूज़ करोगे ना तो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई भी हम इंग्लिश का न्यू वर्ड सीखते हैं तो अगर हम लोग उसे अपनी डेली लाइफ में उसको इन्हाबिट नहीं करते, उसको बोलते नहीं हैं, यूज़ नहीं करते, तो वो हमें डिफ़िकल्ट लगता है। पर अगर हम उसे यूज़ करने लगते हैं तो हमें ये सही लगता है, हमारी आदत बन जाती है। सो वैसे ही ये वाले वर्ड हैं, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर हो गया। अब मान लो तुम्हें मजाक करने की अगर आदत है तो तुम किसी से भी कुछ भी बोल रहे हो, इस वर्ड को बोल दो, चाहे अपने आप को याद कराने के लिए सही, बोल दो बट। और प्रिटे पॉटर को तो तुम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हो, जैसे हैरी पॉटर हो गया, उसका भाई प्रिटे पॉटर, ऐसे याद कर सकते हो। मतलब बहुत ही पुअर जोक था बट खैर, ऐसे ऐसे ही तुम लोग याद कर सकते हो। तो प्रिटे पॉटर का अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। प्रिटे पॉटर का क्या मीनिंग होता है, प्रिटे पॉटर का मीनिंग होता है रेडी टू वेयर गारमेंट। ओके, प्रिटे पॉटर रेडी टू वेयर गारमेंट। ओके, सो ये भी एक फ्रेंच वर्ड है। रेडी टू वेयर गारमेंट को हम लोग प्रिटे पॉटर कहते हैं। पहली चीज़ इसमें ही आ जाती है, पहला पॉइंट आपका। फर्स्टली, पहले क्या होता था, जो आपके स्टिच गारमेंट्स होते थे वो इतने बिकते नहीं थे, ना लोग ख़रीद पाते थे, ना लोग बेचने में इंटरेस्टेड होते थे। बट धीरे धीरे ये जो कॉचर हाउसेस होते थे जहाँ पे कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता था, उन्होंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी और स्टिच गारमेंट्स वो लोग बनाने लग गए। ओके, स्टिच गारमेंट्स मतलब रेडी टू वेयर गारमेंट्स, सिलाई हुई मतलब एक साइज़ के अकॉर्डिंग बना के कपड़ा वो बेचने लगे, थोड़े थोड़े हाउसेस, कुछ कुछ। ठीक है, धीरे धीरे जब इंडस्ट्री ने ग्रो किया, ठीक है, तो ये जो आपके वो हैं रेडी टू वेयर गारमेंट हैं, वो धीरे धीरे राइज हुआ उनका, और वो ग्लोबली क्या हो गए, फुल फ्लेजेडली क्या हो गई, इंडस्ट्रीज़ उनकी डेवलप हो गई और आपके रेडी टू वेयर गारमेंट्स बनने लग गए और लोग उन्हें ख़रीदने लग गए। और अब तो ये हाल है कि कोई भी पैंट शर्ट का कपड़ा देके सिलवाता नहीं है, बल्कि जाके ख़रीद लेता है शॉप से। सो अब जाके कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि रेडी टू वेयर गारमेंट के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। इसके आगे हम लोग चलते हैं कुछ ब्रांड्स पे, ठीक है, कुछ डिज़ाइनर लेबल्स पे। ब्रांड्स नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, डिज़ाइनर लेबल्स वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हम फैशन स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। ब्रांड्स के नाम पे मैं फिर एप्पल और वो कुछ बोल दूँगी, हाँ, वन प्लस, सॉरी। सो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिज़ाइनर लेबल वर्ड यूज़ करेंगे। सो कुछ डिज़ाइनर लेबल्स जैसे कि आपकी गुची, कैल्विन क्लेन, पॉल स्मिथ, केंजो, कुछों ने तो ये पहन भी रखा होगा,
कुछ लोगों के घर में होगा और कुछ लोगों को तो कुछ नाम सुनाई भी नहीं दे रहे होंगे, कहाँ से आ गए। गुची के अलावा किसी को कुछ नहीं पता होगा, कुछों को, मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं। सो कैल्विन क्लेन अगर कहीं तुम्हारा भाई पापा पहनते हैं जीन्स वीन्स तो उनको पता होगा, ठीक है। पॉल स्मिथ हो गया आपका, केंजो की, ये मैंने नीचे इमेजेस भी डाली हुई हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये इनके लोगो हैं कुछ, और केंजो का मेरे को लोगो नहीं मिला इसलिए मैंने शोरूम की पिक्चर डाल दी। हाँ। सो ये आपके कुछ डिज़ाइनर लेबल्स हैं, इसके मैंने एग्जांपल देने के लिए ये नाम रखे हैं यहाँ पे, ताकि अगर क्वेश्चन आए तुम्हारा पेपर में तो तुम लोग लिख सको एग्जांपल। आगे बात करते हैं फैशन कैपिटल्स की। तो अब हम कुछ कैपिटल्स को डिस्कस करेंगे, इलेबोरेट करेंगे, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, मिलान, इन सब को हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सो पहले हम लोग बात करेंगे लंदन की। लंदन जो कि सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल आपका क्या था, फैशन कैपिटल था, फेमस। ओके, सो पहली बात करते हैं हम लंदन में कौन रहते थे, ब्रिटिशर्स रहते थे। तो ब्रिटिश फैशन किस लिए फेमस था, उसकी रेपुटेशन और वास्ट रेंज ऑफ इट्स वर्सटाइल आइडियाज़। वहाँ पे हमें बहुत तरीके के, बहुत वैरायटी के आइडियाज़ मिलते हैं फैशन से रिलेटेड, सो ये इसके लिए फेमस है। दूसरा पॉइंट, अब 1960s में, मतलब पास्ट 1960s में कुछ फैशन आइकन्स जो कि लंदन के थे, लाइक कुछ सुपर मॉडल्स लाइक प्रिंसेस डायना, अलेक्जेंडर मैक्वीन और भी बहुत सारे, इनकी इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने अपना, क्या कह सकते हो आप लोग, फैशन का परसेप्शन चेंज हुआ, लोगों ने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रिंसेस डायना का नाम तो सुना होगा, मतलब डायना वर्ड सब ने सुना होगा कहीं ना कहीं, ये नहीं पता होगा कि वो एक मॉडल थी, राइट। सो प्रिंसेस डायना, अलेक्जेंडर मैक्वीन, ये सब लोग कुछ सुपर मॉडल्स थे जिनकी वजह से फ़ैशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था पास्ट 60s में। अब 1960s में लंदन में एक और चीज़ हुई, जैसे कि रेडी टू वेयर इंडस्ट्री जो थी इन लोगों की, वो 1960s में जाके फ्लरिश हुई, जहाँ पे 1960s में जाके रेडी टू वेयर गारमेंट्स जो थे उन लोगों ने एक्सेप्ट करें और इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिली। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे ये हुआ कि अब जब रेडी टू वेयर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे फ्लरिश कर चुकी थी, तो वहाँ के जो ट्रेंडी स्टाइल्स थे उन्होंने कहाँ पे जगह बना ली थी, लंदन के सारे बुटीक्स में। ओके, फैशन डिज़ाइनर्स ने इतने सारे ट्रेंडी स्टाइल्स निकाले कि सारी की सारी जो बुटीक्स होती हैं लंदन की वो फिल हो गई इस ट्रेंडी स्टाइल से। देन उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम लंदन में कुछ ऐसा हुआ जैसे कि जैसे क्या कह सकते हो, परंपरा चलती आती ना हमारे इंडिया में, जैसे बोलते परंपरा है हमारे घर की, पूर्वजों से आती आ रही है, राइट। ये ऐसे डायलॉग फिल्मी में सुने होंगे या फिर घर में भी सुने होंगे, परंपरा, रिवायतें, राइट। सो अब ब्रिटिश फ़ैशन में क्या था कि ब्रिटिश फ़ैशन में जो कि पहले से चलता आ रहा था फ़ैशन, जैसे ही बॉल गाउन हो गई, उनके लंबे लंबे मोटे मोटे गाउन्स होते हैं जो कि हर किसी लड़की का सपना होता है पहनने का, राइट। तो वो जो बॉल गाउन्स होते हैं और बहुत तरीके की फॉर्मल उनके कोट्स होते हैं, वो जो फेदर वाली शर्ट नहीं होती जो कि वो लोग पहनते थे पहले, जैसे मूवीज़ में देखा होगा पहले की। सो उनका जो ये जो पहले से चलता आ रहा था, जो उनकी ड्रेसिंग थी, ओल्ड ड्रेसिंग जो कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही थी, उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। और ब्रिटिश फ़ैशन इंडस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि जो यंग जनरेशन थी उन्होंने फ़ैशन का पाथ क्या किया, मूव किया। उन्होंने फ़ैशन का पाथ मूव किया और ओल्डर जनरेशन फ़ैशन से यंगर जनरेशन फ़ैशन को रिप्लेस किया। और एक और लास्ट पॉइंट है इसमें, जो मैरी क्वाइंट थी, मैरी क्वाइंट एक इंग्लिश डिज़ाइनर थी, यंग थी, ठीक है, यंग इंग्लिश डिज़ाइनर थी, जिन्होंने पर्टिकुलरली समझा कि लोगों के परसेप्शन में क्या चेंज आया है कंट्री में। ओके, कंट्री के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं फ़ैशन से, उन्होंने पर्टिकुलर इस वेव को समझा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट लंदन। आगे आगे चलते हैं हम। सो अब हम चलते हैं मिलान पे। सो मिलान में क्या है, मिलान मीन्स इटालियन स्टाइल। इटालियन स्टाइल किसके लिए फेमस है, उनकी एलिगेंसी के लिए, उनकी फ़ाइन वर्कमैनशिप के लिए और हाई क्वालिटी फैब्रिक के लिए।
पहली चीज़ तो कि वो बहुत एलिगेंट डिज़ाइंस बनाते हैं, बहुत एलिगेंट ट्रेंडी एलिगेंट कह सकते हो आप, फैशन ट्रेंड्स बनाते हैं जो कि बहुत सटल होते हैं। उनकी जो वर्कमैनशिप होती है, मतलब जो उनका कारीगरी काम करते हैं, वो बहुत फाइनली करते हैं, मतलब बारीक से बारीक चीज़ की भी वो क्या कह सकते हो, बहुत ध्यान रखते हैं। और जो उनकी फैब्रिक की क्वालिटी होती है वो तो मानने वाली होती है। ओके, सेकंड पॉइंट इज़ दैट उनकी जो रेडी टू वेयर इंडस्ट्री ग्रो हुई थी, वो किसके साथ साथ ग्रो हुई थी, उनकी कॉचर इंडस्ट्री के साथ। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इटालियन रेडी टू वेयर इंडस्ट्री थी वो किसके साथ डेवलप हुई, कॉचर इंडस्ट्री के साथ साथ डेवलप हुई। मतलब दो इंडस्ट्रीज़ उनकी कंट्री, उनकी सिटी में एक साथ ग्रो हुए। दैट इज़ वाई दे वर द फैशन कैपिटल। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपके इटालियन गुड्स होते हैं, जो भी आपकी इटालियन चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है, फॉरेन मार्केट्स में बहुत हाई वैल्यू में बेची जाती हैं। क्यों? मतलब फॉरेन मार्केट, मतलब अगर हम लोग बात करें मिलान की कोई भी चीज़ है, तो वो अगर इंडिया में बेची जाएगी तो बहुत हाई प्राइस पे बेची जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके जो गुड्स होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है, वो एकदम एक्सीलेंट स्टैंडर्ड का होता है। उनका जो डिज़ाइन होता है वो एकदम एक्सीलेंट होता है। और सबसे मोस्ट बेसिक चीज़ वो ये है जिसका नाम होता है उनका फैब्रिक और उनके टेक्सटाइल्स। इटालियन फैब्रिक्स और टेक्सटाइल की क्वालिटी इतनी हाई होती है कि उनका प्राइस हाई होने का मतलब तो तुम लोग समझ ही गए होगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मिलान। मिलान एलिगेंट डिज़ाइंस देता है। मिलान की इंडस्ट्रीज़ किस लिए ग्रो, कैसे कैसे ग्रो हुई, रेडी टू वेयर और कॉच इंडस्ट्री एक साथ ग्रो हुई। एंड थर्ड इज़ इटालियन गुड्स का प्राइस जो है वो फॉरेन मार्केट में मिलान से अलग हट के फॉरेन मार्केट में हाई है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें न्यूयॉर्क की, सो न्यूयॉर्क मीन्स अमेरिकन फ़ैशन। अमेरिकन फ़ैशन किसके लिए फ़ेमस है? अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए, सेंसिबल डिज़ाइंस के लिए। और वो किसकी तरफ एम करता है? एवरेज कंज्यूमर की तरफ एम करता है। सो अमेरिकन फ़ैशन तो आप लोगों ने देखा होगा, जीन्स, क्रॉप टॉप्स एक्सेट्रा। जो मोस्ट बेसिक फ़ैशन इनके हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सेंसिबल हैं और ईजी टू वेयर है, राइट। वो किस पे फोकस करते हैं? वो एवरेज कंज्यूमर पे फोकस करते हैं। अब यूएस ने अपनी रेपुटेशन कैसे कमाई? यूएस ने अपनी रेपुटेशन कुछ इस तरह कमाई कि उन्होंने फर्स्ट कंट्री बन के दिखाया जो कि एक्टिव कैजुअल स्पोर्ट्स वेयर को क्या किया, उन्होंने ओरिजिनेट किया। सो उन्होंने डिज़ाइन किया एक्टिव कैजुअल स्पोर्ट्स वेयर, जैसे कि आपकी सैंडल्स हो गई, शॉर्ट्स हो गई, और कह सकते हो आपके जैगिंग जो हम बोलते हैं, जो कि जिम सूट्स हो गए, ऐसे जो भी स्पोर्ट्स वियर हो गए, ओके, कैजुअल स्पोर्ट्स वियर हो गए, वो उन्होंने डिज़ाइन करे। सो यूएस गेन्ड इट्स रेपुटेशन फ्रॉम दिस। सो थर्ड पॉइंट इज़ योर न्यूयॉर्क सिटी इज़ द होलसेल फैशन सेंटर इन यूएस। अब यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फैशन होलसेल सेंटर है, ओके, वो आपका न्यूयॉर्क सिटी है। हम यहाँ पे यूएस की नहीं, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। बैक टू द टॉपिक। ओके, सो न्यूयॉर्क सिटी इज़ द होलसेल फैशन सेंटर इन यूएस। अब न्यूयॉर्क की खास बात क्या है कि इस पूरी वर्ल्ड के, पूरे अर्थ पे जितने भी कह सकते हो लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके ऑफिसेज न्यूयॉर्क में हैं। ओके, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया बोर्ड एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन, विच सिटी इज़ द बिजनेस कैपिटल ऑफ फैशन, तो आप लोग क्या लिखोगे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या है? बिजनेस कैपिटल है फैशन का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूयॉर्क। अब हम लोग बात करेंगे पेरिस की। पेरिस, ओके, सो पेरिस क्या है? पेरिस का सबसे पहला पॉइंट ही सबसे बड़ा पॉइंट है, दैट इज़ द फर्स्ट डिज़ाइन लेबल ऑफ द वर्ल्ड। पहला ब्रांड, ओके, पहला डिज़ाइन लेबल क्लोथिंग का वॉज इनोवेटेड इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वो इनोवेट हुआ बाय एन इंग्लिश मैन, चार्ल्स वर्थ। चार्ल्स वर्थ का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ओके, आई डोंट नो, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, मैंने तो हमेशा से कहीं ना कहीं ये सुना ही है। सो अब जाके पता चला मेरे को भी जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। ओके, मतलब जब मैंने पढ़ा था तब मेरे को पता चला था कि चार्ल्स वर्थ किस लिए फेमस है, क्योंकि उन्होंने पहला आपका डिज़ाइन लेबल बनाया था इस पूरी दुनिया का, दैट इज़ योर 19th सेंचुरी में। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये निवासी थे पेरिस के। ठीक है, तो पेरिस में रहते थे। और इसके बाद मतलब ये कांड हो जाने के बाद, मतलब ये काम हो जाने के बाद क्या हुआ था, ये तो मान लिया गया था कि अगर किसी को डिज़ाइनर बनना है,
किसी को भाई फैशन डिज़ाइनर बनना है तो उसे पेरिस जाना पड़ेगा, जैसे किसी को एक्टर बनना है तो मुंबई जाना पड़ेगा, लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो अगर किसी को डिज़ाइनर बनना है तो पेरिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाके किसी कॉचर हाउस का पार्ट बन जाओ या फिर अपना कॉचर हाउस खोल लो, तभी तुम फैशन डिज़ाइनर बन पाओगे, वरना नहीं। मतलब ये स्टीरियोटाइप वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई थी। देन उसके बाद क्या है, आपका जो पेरिस है वो हमेशा से ही होम रहा है फ़ैशन शोज़ का। कोई भी आप लोग देख लो, लैक्मे फ़ैशन वीक या कुछ भी फ़ैशन शो देख लो, तो वो हमेशा से घर रहा है। पेरिस तो एक घर रहा है फ़ैशन शोज़ का, वहाँ पे आए दिन फ़ैशन शो होते ही रहते हैं। सो 3 टॉपिक में पेरिस भी निपट गया। आगे हम चलते हैं टोक्यो पे। सो टोक्यो क्या है? टोक्यो की अगर हम बात करें, टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। जो आपकी जापानीज़ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उन्होंने मतलब जापान, टोक्यो पहले इतना नहीं था, मतलब फ़ैशन कैपिटल्स में नहीं गिना जाता था, बट कुछ रीसेंट ईयर्स में उन्होंने इतनी तरक्की करी है फ़ैशन में, मतलब टेक्नोलॉजी से उनका दिमाग हट के थोड़ा फ़ैशन में लगा। उन्होंने कहा कि भाई इतनी टेक्नोलॉजी बना के क्या करेंगे, थोड़ा सा फ़ैशन में भी दिमाग लगाते। तो उन्होंने इतना रिमार्केबल चेंज किया कि वो फ़ैशन कैपिटल्स में गिने जाते हैं। और ये जो टोक्यो है, जापान है, वो टॉप लिस्ट में आता है फ़ैशन इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ में। मतलब ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ की टॉप लिस्ट में कौन सा आता है आपका? टोक्यो आता है, जापान आता है, ओके। और कई जापानीज़ डिज़ाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया है किनमें? इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ में, ओके। इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ में जापानीज़ डिज़ाइनर्स ने बहुत सारा पार्टिसिपेट किया है, और कईयों के तो ऑफिसेज़ हैं यूरोपियन सिटीज़, और न्यूयॉर्क में भी इनके ऑफिस हैं। टोक्यो इज़ वन ऑफ द फैशन कैपिटल्स नाउ। पहले नहीं था, जैसे कि पहले के जितने भी आपके पेरिस, मिलान हो गए, सो दीज वर ऑलवेज, हमेशा से ही थे। बट जापानीज़ वालों ने, जापान वालों ने, टोक्यो वालों ने मेहनत करी, शिद्दत से मेहनत करी, और वो अब जाके उन्हें ये स्टैंडर्ड मिला है। अब इसमें देखो, हम लोगों ने इतनी सारी सिटी पढ़ ली, अपने इंडिया को तो हम भूल ही गए, राइट। इंडिया क्या है? इंडिया का एक अलग छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट इज़ एमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ फैशन सेंटर। फ़ैशन सेंटर के लिए हमारा इंडिया का ऐसा एमरजेंस हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि आप लोगों को पता है, बचपन से लेकर अब तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है। इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ये सेंटेंस आप लोगों ने बचपन से लेकर अब तक बहुत बार सुना होगा। तो डाइवर्स कंट्री का क्या मतलब है? यहाँ पे बहुत तरीके के लोग पाए जाते हैं, बहुत तरीके के कल्चर्स पाए जाते हैं। इट्स अ वेरी कह सकते हो मिक्सी मिक्सी कंट्री सी हमारी, ठीक है। हर तरीके के फ्लेवर्स मिलते हैं यहाँ पे हमें। इंडिया में डाइवर्सिटी सिर्फ आपके कल्चर्स में ही नहीं है, आपके फैशन में भी है। यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ इट्स हेरिटेज, वीव्स, क्राफ्ट्स, स्किल्ड लेबर्स, मतलब आपको हर तरीके की यहाँ पे फ़ैशन मिल सकता है। मतलब इतने फ़ैशन आपकी एक कंट्री में नहीं हो सकते जितने हमारे इंडिया में है, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, ठीक है। हाय, मैं कितनी खुश हूँ मैं इंडिया में हूँ तुम लोगों को भी होना चाहिए, ठीक है। इंडिया विद डाइवर्सिटी ऑफ इट्स हेरिटेज, वीव्स, क्राफ्ट्स एंड स्किल्ड लेबर्स हैज़ बीन सक्सेसफुली इन एस्टैब्लिशिंग डिज़ाइन हाउसेज दैट सर्व नेशनल एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। मतलब इसका सिंपल सा है, इंडिया बहुत डाइवर्स है, ठीक है। यहाँ पे हर तरीके के आपको वीव्स, क्राफ्ट्स और बहुत तरीके के आपके स्किल्ड लेबर्स आपको मिलेंगे, जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपने डिज़ाइन हाउसेस इस्टेब्लिश करे हैं, अपने इंडिया में भी, नेशन में भी, और इंटरनेशनल भी, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये सर्व करते हैं नेशनल कस्टमर्स को और इंटरनेशनल कस्टमर्स को। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें ऐसे इवेंट्स, ऐसे शोज़ जैसे लैक्मे इंडिया फैशन वीक हो गया, और विल्स लाइफस्टाइल जैसे प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। यहाँ ये क्या होते हैं, जो हमारे यंग डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपना शोकेस करते हैं टैलेंट, जो कि हमारे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही ट्रेड मार्केट्स में पाए जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया। इतना कोई ख़ास नहीं था इस वाले टॉपिक में, आपको 2-3 पैराग्राफ थे आई थिंक सो, उसमें मैंने सम अप कर दिया 2 पॉइंट्स में। इतना कुछ ख़ास नहीं है। बाकी आपका जो मिलान हो गया, पेरिस हो गया, टोक्यो हो गया और न्यूयॉर्क हो गया, उनमें से मेन क्वेश्चंस आएंगे। ये तो आपका बस एक कह सकते हो सम अप दिया हुआ है कि हमारा इंडिया भी कुछ कम नहीं है टाइप ऑफ, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब अपने फर्स्ट टॉपिक के चौथे पड़ाव पे, दैट इज़ आर 1.4, दैट इज़ रेडी टू वियर एंड मास प्रोड्यूस गारमेंट्स
ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग। इस वाले टॉपिक में हमें बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही काम की बात इसमें बताई गई है। वो ये है कि जो हमारा रेडी टू वेयर अफोर्डेबल गारमेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे रेडी टू वेयर गारमेंट्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। मतलब क्वांटिटी लार्ज है, बहुत सारी टी शर्टें, बहुत सारे पजामे, मतलब बहुत सारे गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, बट बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लो प्राइस में। कहाँ पे हो रहे हैं ये? लो वेज कंट्री में। जैसे कि कंट्रीज़ हो गई जैसे चाइना, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशियस, मैक्सिको, पोलैंड, टर्की। ऐसी बहुत छोटी छोटी और छोटी छोटी तो नहीं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ऐसी जो कि लो वेज प्रोडक्शन करती हैं, जहाँ पे कि पैसे कम दिए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कि कह सकते हो आप, जो बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं जो कि डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, जैसे आपका अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ऐसी कंट्रीज़ क्या करती हैं, ऐसी कंट्रीज़ जैसे हमारी कंट्रीज़ हो गई इंडिया, थाईलैंड, मॉरिशस, मैक्सिको, जहाँ पे कि कम प्राइस में कपड़े प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ के वर्कर्स को काम देती हैं। ओके, मान लो कोई भी डेवलप्ड स्टेट है जहाँ पे पैसे ही पैसे हैं, वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, इंट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कि लो प्राइस में कपड़े बनाए जाते हों। जैसे इंडिया में बहुत सारे लेबर हैं, अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी इंडिया में बहुत सारे लेबर हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस पे कपड़े बना देते हैं, राइट। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बाहर की कंट्री में पैसे वाले लोग बैठे हैं, वो क्या करेंगे, वो हमें पैसे देंगे, कम पैसे देंगे और हमसे बहुत सारा काम निकलवा लेंगे। और वो जो कपड़े वो हमसे बनवाएंगे वो अपनी ही कंट्री के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में या फिर कह सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में जाके वो बेचेंगे। तो हमें तो पैसे उन्होंने दे दिए जो हमारे यहाँ के लेबर्स हैं, बट उनको क्या पड़ गया, उनको हमारे यहाँ से बनवाना सस्ता पड़ गया। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेडी टू वेयर गारमेंट्स वो प्रोड्यूस करा लेते हैं, मास प्रोडक्शन करा लेते हैं लो प्राइस में, और उसको वहाँ से, हमारे यहाँ से या फिर कुछ और कंट्रीज़ से काम करवा के वो लोग लेके अपनी कंट्री में बेचते हैं या फिर दूसरी कंट्रीज़ में हाई प्राइस में बेच देते हैं। मुनाफा ही मुनाफा है। ओके, तो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसे हम लोग ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ऑफशोर मतलब सागर के उस पार, ठीक है, समुंदर के उस पार। दूसरी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसमें बहुत सारा उनको प्रॉफिट मिल जाता है। This was all about topic number 1, understanding fashion. Topic number 2, introduction to menswear, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी चीज़ में डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, ओके, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं, आई नो, बट कोई नहीं, हम मेहनत करेंगे, सब्सक्राइब भी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दबा दो, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब दबा दो यार। और क्या कर सकते हैं हम, हाँ, लाइक सब्सक्राइब एक और करते हैं ना चीज़, हाँ, शेयर तो ज़रूरी करनी है। मतलब खुद नहीं पढ़ना, दोस्तों को भी पढ़ने को बोलना है। इस वीडियो को शेयर भी कर दो और फैला दो यार, आग की तरह फैला दो। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी अब, चलो, ओके, बाय बाय।